साल 1962 गुजरात के अहमदाबाद में जैन परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जो आगे जाके मुंद्रा पोर्ट का मालिक बनता है और जिसकी नेटवर्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा है और वो भारत का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन जाता है और वो है गौतम अडानी। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। I want to turn to business now, and let's look at the logic behind your group's phenomenal expansion in infrastructure as well as in rural areas. I was born in a middle-class family, and I lived through the 90s, 70s, and 80s when we had to struggle for Bitli Sadak and Pai. That was the time when India had a huge infrastructure deficit in ports, airports, and many other infrastructure areas. In contrast, China, which also became independent around the same time as India, and had lower per capita income than India in 1990, began leapfrogging ahead of India in development. All this issue instilled a huge desire in me to do whatever I could do to transform India, particularly in infrastructures, and make India stronger. Meanwhile, starting from 1991, policy changes created an enabling environment for the entry of the private sector in the infrastructure space. This is why I am determined to use every opportunity to build a world-class infrastructures and facilities for India and Indians. आज हम इस वीडियो में जानेंगे गौतम अडानी का फर्श से लेकर अर्श तक का सफर और गौतम अडानी की क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। 1973 जब गौतम अडानी स्कूल ट्रिप पर जाते हैं और वो ट्रिप पर जाते हैं गुजरात के कांडला पोर्ट पर और गौतम अडानी ने कहा कि एक दिन मैं इससे भी बड़ा पोर्ट खरीदूंगा। 1977 में गौतम अडानी मुंबई गए और मुंबई में वो अपने बड़े भाई विनोद के साथ जहां वो कटे हुए फैब्रिक्स टेक्सटाइल मिल्स को बेचने लगते हैं। तो गौतम अडानी मुंबई में अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और बिजनेस भी चला रहे थे और उन्होंने डायमंड ट्रेड का बिजनेस आजमाने की कोशिश की। उनकी पढ़ाई साउथ मुंबई में हो रही थी और उनके पास एक डायमंड ट्रेडिंग का ऑफिस था। जो चीज गौतम अडानी के लिए काम कर रही थी और दिन में गौतम अडानी डायमंड की मार्केट में जाते और समझते कि डायमंड को मापा और शॉर्ट कैसे किया जाता है। ये उन्होंने सीखा एक डायमंड ऑफिस में जो महिंद्रा ब्रदर्स का था। दिन में ये सीखते और बाद में वो कॉलेज जाते थे, पर दोनों चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए गौतम अडानी ने स्कूल छोड़ दिया और फुल टाइम डायमंड ट्रेडिंग करने लगे। इसीलिए अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने एक डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन ये बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं था। डायमंड ट्रेडिंग में कई प्रेशियस स्टोन के साथ काम तो जरूर करना होता है, जो शायद लगे ग्लैमर्स, पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। और फिर गौतम अडानी डायमंड ट्रेडिंग से रिस्क मैनेजमेंट सीख लेते हैं और गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख अडानी ने एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदी थी और उन्होंने गौतम अडानी की मदद मांगी। उस चीज के लिए गौतम अडानी ने अपना डायमंड बिजनेस छोड़ दिया और वो वापस गुजरात आ गए। इस फैक्ट्री का काम था पीवीसी फिल्म को प्रोड्यूस करना और बेचना। पीवीसी फिल्म पैकिंग मटेरियल के तौर पर यूज की जाती है। उस समय इस फिल्म की बहुत बड़ी डिमांड थी क्योंकि कई टेक्सटाइल वुड्स को फिल्म में रैप किया जाता था और उसका बिजनेस इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। इस पीवीसी फिल्म को बनाने के लिए उनको हर महीने 20 टन का पीवीसी चाहिए था, पर इंडिया में जो अकेला सप्लायर था वो उनको बस 2 टन ही दे सकता था। अब जो बचे 18 टन थे वो गौतम अडानी उनको इम्पोर्ट कर सकते थे, पर उस समय इम्पोर्ट करना इतना आसान नहीं था। ये चेंज हुआ 1985 में। राजीव गांधी की सरकार ने एक नए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए। गौतम अडानी ने कहा कि उनकी जिंदगी में 2 बड़े टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट, 1985 में जब सरकार ने इंपोर्ट के रेगुलेशन हटा दिए जिससे गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन इंपोर्ट कर सके और अडानी ने अपना ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप्स बनाया जिससे उनकी एंट्री हुई कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस में। तो गौतम अडानी बस अब पीवीसी फिल्म को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, उनको एक और अपॉर्चुनिटी दिखी और वो इंपोर्ट करने लग गए, मैन्युफैक्चरर्स को बेचने लग गए इंडिया में। और गौतम अडानी का ट्रेडिंग बिजनेस 1982 से 1992 तक बहुत ग्रो किया। एक समय में जहां अडानी बस 100 मैट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे थे इस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, सडनली वो 40,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट करने लग गए और कुछ ही सालों में उन्होंने अपना ट्रेडिंग हाउस खोल दिया। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, इसी का फायदा गौतम अडानी ने उठाया क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि अब वो कई फॉरेन कंपनियों के साथ काम कर सकते थे और इसी के साथ
गौतम अडानी की एंट्री हुई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में। पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में घुसना इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक चीज जरूरी है, वो है पॉलिटिशियंस के साथ जान पहचान। और ऐसा पॉसिबल हुआ गौतम अडानी के साथ, क्योंकि वो गुजरात के पॉलिटिशियन चिमनभाई पटेल और केशुभाई पटेल के साथ मिलना जुलना चालू कर देते हैं। दो पॉलिटिशियंस जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने 1990 में और 1991 में। कारगिल जो एक बड़ी फॉरेन कंपनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कच्छ के पास में नमक को मैन्युफैक्चर करेंगे और नमक को मैन्युफैक्चर करके वो इंडिया के बाहर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इस चीज को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए कारगिल ने हाथ मिलाया गौतम अडानी के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, क्योंकि कारगिल का आइडिया था लाखों टन में नमक प्रोड्यूस करने का। इस वजह से उनको बड़े पोर्ट की जरूरत थी। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो कांडला पोर्ट का यूज करेंगे, पर रिसर्च के बाद में कारगिल ने कांडला की जगह मुंद्रा पोर्ट का यूज किया, क्योंकि वो ज्यादा गहरा भी था, जिससे बड़ी शिप्स वहाँ पर पार्क हो सकती थी। और इस पोर्ट की लोकेशन मिडल ईस्ट के ज्यादा पास थी। मिडल ईस्ट के पास होना जरूरी कारगिल के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रेडिंग रूट में आता है। फिर कारगिल और अडानी ने जॉइंट वेंचर क्रिएट किया नमक प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके लिए उनको एक जेटी बनानी पड़ी। जेटी बेसिकली पोर्ट के पास एक एरिया होता है जहां सामान को लोड और अनलोड किया जा सकता है और वहां बड़ी शिप पोर्ट के पास आ सके। इस जेटी को बनाने के लिए आपको बहुत जमीन चाहिए होती है। इसी चीज के लिए गौतम भाई मिलने गए चिमनभाई पटेल से, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गौतम अडानी ने 3000 एकड़ की जमीन मांगी एक जेटी बनाने के लिए, पर इस जेटी बनाने के बाद जनता दल के मेंबर्स ने उधर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, ये कहकर कि छोटे सोल्ट मैन्युफैक्चरर्स का उससे नुकसान होगा और इस चीज से एनवायरनमेंट का भी नुकसान होगा। पर गौतम अडानी ने डिसाइड कर लिया था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो गौतम अडानी का ट्रेडिंग बिजनेस था, उसमें इंपोर्ट मेनली दो पोर्ट से आ रहे थे, मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट पर। इन पोर्ट में कई बार चीजें डिले हो जाती थी, जिसकी वजह से गौतम अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। हर साल का 8 से 10 करोड़ का नुकसान होता था। तो उन्होंने सोचा अगर वो मुंद्रा पोर्ट में नमक के प्रोडक्शन के साथ साथ कई और चीजों का भी प्रोडक्शन करे तो उनको फायदा होगा। पर यह मुमकिन तभी होगा जब गौतम अडानी का फुल्ली कंट्रोल होगा इस पोर्ट पर, यानी कि ये पोर्ट प्राइवेट बन जाए। थैंकफुली गौतम अडानी की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। लिबरलाइजेशन के दौर में इंडियन गवर्नमेंट सोच रही थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज में अपनी अर्निंग कैसे बढ़ाए। इस चीज को बढ़ाने के लिए एक तरीका था कि वो कई गवर्नमेंट ओन पोर्ट्स को फुल्ली प्राइवेट कर दे, और इस चीज को गौतम अडानी ने बताया था अपना दूसरा टर्निंग पॉइंट। 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को 100% प्राइवेट कर दिया और 1995 में ये पोर्ट प्राइवेट हुआ और 6 साल बाद पूरी तरह काम करने लगा। गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट मिल गया और इस मुंद्रा पोर्ट से गौतम अडानी 2025 में 8104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और गौतम अडानी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर हमला कर दिया गया था। होटल ताज बुरी तरह से जलने लग रहा था। मासूम और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी। उन्हीं लोगों के बीच में एक बिजनेसमैन फंसा हुआ था, गौतम अडानी। वो वहां दुबई के शेख के साथ मीटिंग खत्म करके होटल के लॉबी से बाहर की ओर जा रहे थे। अचानक उनके एसोसिएट ने उन्हें मीटिंग के लिए एक और राउंड के लिए बुलाया और वो वापस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। तब लॉबी में गोलियां बरसनी शुरू हो गई। उनमें सिर्फ 15 फीट की दूरी पर रेस्टोरेंट में बुरी तरह से डरे हुए गौतम अडानी उस समय भयंकर मंजर देख रहे थे कि तभी अचानक होटल के एक स्टाफ ने उन्हें खींचकर किचन के अंदर लिया और वहां से उन्हें बेसमेंट में भेज दिया गया, जहां उनका एक एक पल एक सदी जैसा बीता। कहीं कोई आतंकी यहां तक ना पहुंच जाए। उसी वक्त उन्हें एक और खतरनाक दिन की याद आई जब उन्हें किडनैप कर लिया गया था। 10 साल पहले 1 जनवरी 1998 को वो अपने एक एसोसिएट के साथ अहमदाबाद में कहीं जा रहे थे। उसी वक्त फजल रहमान और भोगीलाल दर्जी नाम के गुंडों ने उनकी कार को घेर लिया। वो उन्हें किडनैप करके एक सुनसान जगह ले गए और करोड़ों रुपए की फिरौती मांग की। एक मोटी रकम चुकाने के बाद 24 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। इन दोनों घटनाओं ने उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था और फिर इसके बाद वो सुरक्षित वहां से बचकर निकल जाते हैं। उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का धंधा करके समझ आ गया था कि इस फील्ड का बोटलनेक पोर्ट है। माल कोई सा भी हो आएगा जाएगा तो पोर्ट से ही। उन्होंने इसी बोटलनेक पर कब्जा करने की सोची और 1995 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आज वो पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। वहां से हर साल 210 मिलियन से भी ज्यादा माल जाता है और उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके बाद उन्होंने एक बोटलनेक
और वहाँ से भी अरबों रुपए बनाने वाले हैं। अडानी को अपनी फैक्ट्री चलाने के बाद समझ आ गया था कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने आगे चलकर कई कोल का अधिग्रहण किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। उनको पता था कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एक दिन खत्म हो जाएंगे। उनको जल्द से जल्द ऐसे सोर्स को ढूंढना था जो कभी खत्म ना हो, जिन पर पूरी दुनिया डिपेंड हो और वो उस पर अपना कब्जा जमा सके। और जल्द ही उन्हें एक ऐसा सोर्स मिल गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड के मोस्ट टेस्ट बॉर्डर से महज 12 मील की दूर एक गाँव है, वदाकोट। यहाँ की जमीन इतनी गर्म और बंजर है कि जीव जंतु तो क्या, एक जंगली घास तक नहीं उगती। पर ये जमीन एक चीज के लिए परफेक्ट है, सोलर एनर्जी हार्वेस्टर। अडानी ने तुरंत अपॉर्चुनिटी को पहचाना और यहाँ खावड़ा एनर्जी पार्क बनाने के लिए पूरे $200 बिलियन इन्वेस्ट किए ताकि एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना सके, इतना बड़ा कि वो स्पेस से भी नजर आए। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का रीजन है कि कुछ सालों बाद जब ये प्लांट फंक्शनल होगा तब ये सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। सिर्फ सोलर ही नहीं बल्कि कोई भी कोल हाइड्रो या इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे बड़ा नहीं होगा, वो भी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आप समझ सकते हो कि अडानी के $बिलियन के अंपायर के पीछे बोटलनेक का कितना बड़ा हाथ है। और ऐसे ही नहीं, बोटलनेक के शॉर्टकट से बड़े लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत है। आप भी प्रोफेशन में इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी फार्मा कंपनी को देखो तो वहाँ R&D डिपार्टमेंट बोटलनेक होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन को तो तुरंत स्केल किया जा सकता है, बट न्यूअर ड्रग्स डेवलपमेंट के बगैर वो सब बेकार है। अगर आप अपने टाउन में नीट की कोचिंग खोलना चाहते हो तो फिजिक्स का अच्छा टीचर होना जरूरी है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो कोई भी पढ़ा लेगा। कुछ वीक्स पहले वर्ल्ड में विंडोज के सिस्टम बंद हो गए थे क्योंकि क्राउड स्ट्राइक ने गलत सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का इस क्राउड स्ट्राइक पर डिफेंड होना भी बोटलनेक का ही एग्जांपल है। आप अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके बोटलनेक को देखिए और उसका पार्ट बनने की कोशिश कीजिए। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को इतना बढ़ा लीजिए कि यू बिकम टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आप मन चाहे कीमत मांग सकते हो एंड कंपनी विल यू पे। रतन टाटा को पूरे टाटा एम्पायर को इतना बड़ा करने में और सक्सेसफुल बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। उनके पीछे लाखों लोगों का पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, बट उन सबकी पॉलिसीज गाइड करते हैं वो द बोटलनेक। इसलिए तो जब उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ले लिया था और उनकी जगह सायर्स मिस्ट्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो चीजें गड़बड़ा गई और उन्हें इन्वेंचर आना पड़ा। टाटा ग्रुप को लीड करने के लिए जेफ बेजोस को अमेज़न बनाते ही समझ आ गया कि वेब होस्टिंग बहुत क्रिटिकल चीज है और इंटरनेट के जमाने में हर एंटरप्रेन्योर को जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए उन्होंने AWS बनाया जो वेब होस्टिंग की दुनिया का बोटलनेक है। यहाँ तक कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी कहीं ज्यादा लगभग 50 मिलियन वेबसाइट AWS में होस्टिंग करती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेज़न का मैक्सिमम इनकम AWS से आती है।